हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का अगला वीडियो हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। चालक के अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा जो धारा घनत्व का अनुपात है उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का जो अनुपात है उसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। काहे से रो से रिप्रेजेंट करते हैं? तो रो इज इक्वल टू ई अपान जे, रो इज इक्वल टू ई अपान जे। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक, रो इज इक्वल टू ई अपान जे, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि फ्रेंड्स किसी चालक की लंबाई L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, कोई फ्रेंड्स L लेंथ व एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई कंडक्टर हो, L लेंथ व एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई कंडक्टर हो, और उसके बीच यदि हम V वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, उसके सिरों के बीच V वोल्ट की यदि बैटरी जोड़ दें, V वोल्ट की बैटरी जोड़ने से उसमें प्रवाहित धारा I हो, तब और हम माने इसके अंदर उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो। क्योंकि करंट डेंसिटी क्या है फ्रेंड्स? करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हर जगह पे प्रत्येक बिंदु पर इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो हम माने यदि प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी अपान एल। एल लेंथ हुआ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई कंडक्टर है, और उसके बीच हमने V वोल्ट की बैटरी जोड़ी और हमने माना इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर E इज इक्वल टू वी अपान लिख सकते हैं। एंड करंट डेंसिटी J कितना हो जाएगा? J इज इक्वल टू I अपान A। J इज इक्वल टू I अपान A। इन दोनों मानों को यदि हम यहाँ पे रखें तो रो कितना हो जाएगा? रो इज इक्वल टू ई की जगह पे V बाई एल अपान J की जगह पे I अपान A। तो ये कितना हो जाएगा? V A इंटू I इंटू L। ओके, V अपान I को क्या लिख सकते हैं? V अपान I, ये V अपान I को हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि V अपान I इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो V अपान I को हम क्या लिख सकते हैं? और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू R, इसकी जगह पे हम R लिख सकते हैं। तो रो हमारा कितना आ जाएगा? रो इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लिखेंगे R A अपान L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, रो इज इक्वल टू
रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये न्यूमेरिकल के लिए भी और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हमने क्या किया, एक एल लेंथ व एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर हमारे पास है जिसके सिरों के बीच वी वोल्टेज लगाने पर हमने माना इसमें आई एम्पेयर की धारा बहती है। उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, जो करंट डेंसिटी को है हमने कांस्टेंट माना है। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने एक समान वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रत्येक पॉइंट पर सेम है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई को लिख सकते हैं वी बाई एल और करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपान ए। इन दोनों मानों को रखने पर वी अपान आई रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, इसकी जगह पे हमने आर लिख दिया। आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। फ्रेंड्स, if L is equal to 1 meter and A is equal to 1 meter square, then rho is equal to R। देन रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अर्थात 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर का सेक्शनल एरिया वाले किसी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अर्थात 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर का सेक्शनल एरिया वाले किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, इसे हम याद रखेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डायमेंशनल फार्मूला की। पहले इसकी बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो ज्ञात करने के लिए हमें यूनिट ऑफ आर की रख दें, यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ एल। तो रो की यूनिट ज्ञात करने के लिए रो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ ए अपान यूनिट ऑफ एल। यूनिट आर की रख दें, ए की रख दें, अपान में एल की यूनिट रख दें, यूनिट निकल आएगी रो की। तो यूनिट ऑफ आर, आर की यूनिट कितनी होती है, ओम, ओम रख दिया। यूनिट ऑफ ए कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपान एल की यूनिट मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यूनिट ऑफ रो कितनी आएगी, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रो कितनी हो जाएगी, ओम मीटर। अर्थात यूनिट ऑफ ओम, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ये हुई इसकी यूनिट। यूनिट ऑफ रो, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट कितनी होती है, ओम मीटर। ये भी याद रखेंगे, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी, 4 ऑप्शंस में से चूज करना होता है, तो ओम मीटर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर। आर की डायमेंशन रख दें, ए की रख दें, अपान में एल की हमें डायमेंशन ऑफ रो पता चल जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आर, चूंकि रो है आर ए अपान
L, तो डायमेंशन ऑफ रो R की डायमेंशन क्या होती है, ML2 A-2 T-3 इंटू A की डायमेंशन L2 और अपान में L की कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करो, M, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी और इस पावर से एक घटा दो, बचेगा एक L इसमें जुड़ेगा, ML3 A-2 T-3, ये हुई डायमेंशनल फार्मूला। ये इसका फ्रेंड्स हुआ डायमेंशनल फार्मूला ML3 A-2 T-3, ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। यह प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, यह प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग होता है। इसका यह फार्मूला है रो इक्वल टू RA/L, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसकी यूनिट जो हमें याद रखनी है, रो की यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है फ्रेंड्स। इट इज़ ये है, इट इज़ वेरी लो फॉर मेटल्स एंड एलॉयस। मेटल्स एंड एलॉयस के लिए क्या होता है, मेटल्स एंड एलॉयस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये मेटल्स एंड एलॉयस के लिए 10⁻⁸ ओम मीटर। इट इज़ वेरी लो फॉर सेमी कंडक्टर्स, it is very low for semiconductor, approximately 10⁻⁵ ohm meter. It is very high for insulators. इंसुलेटर्स के लिए approximately 10⁻13 ohm meter, यानी इंसुलेटर्स के लिए इसका मान जो है 10⁻13 ओम मीटर होता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵ ओम मीटर्स एंड मेटल्स एंड एलॉयस के लिए 10⁻⁸ ओम मीटर। एलॉयस मीन्स यानी मिश्र धातुएं, कहें मिश्र धातुएं। मेटल्स एंड एलॉयस के लिए 10⁻⁸ ओम मीटर होता है और ये हाई इसकी वैल्यू होती है इंसुलेटर्स के लिए 10⁻13 ओम मीटर। और इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, या प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो ये हुआ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यह क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई छोटा सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ।
स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। सिंपल, इसका यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, तो यूनिट ऑफ छोटा सिग्मा इज इक्वल टू 1/यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अभी आपने यूनिट देखी है ओम मीटर, तो यहाँ पे हम डाल देंगे ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ सिग्मा 1/ओम मीटर। 1/ओम, 1/ओम जो फ्रेंड्स है ये किसी और की भी यूनिट होती है, याद करो 1/ओम किसी अन्य की भी यूनिट होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इज इक्वल टू 1/R। विद्युत प्रतिरोध, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का जो प्रतिलोम है उसे ही हम विद्युत चालकता कहते हैं। जी इज इक्वल टू 1/R, इसका मात्रक होता है 1/ओम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो 1/ओम किसका मात्रक होता है, 1/ओम किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसका अन्य मात्रक हमने बात की थी महो, क्या होता है, महो आर सीमेन, महो अथवा सीमेन होता है। तो 1/ओम की जगह पे हम महो लिख सकते हैं, ये किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और 1/ओम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, महो, महो पर मीटर। तो इसका मात्रक क्या बना, यूनिट ऑफ सिग्मा महो पर मीटर। अथवा ये भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये भी मात्रक है और ये भी मात्रक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ सिग्मा। यूनिट हो गई, डायमेंशनल फार्मूला इसका कितना होगा, डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, छोटा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो है, निकालने को आया छोटा सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। हमें नहीं पता है रो का कितना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इसकी डायमेंशनल फार्मूला कितना है, तो हम इसकी जगह पे फार्मूला डाल देंगे। रो क्या होता है RA और अपॉन L, और ये L ऊपर जो आ जाएगा, RA अपॉन L, हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला डाल दिया, ये आ गया। अब यूनिट डायमेंशन ऑफ L, R का डायमेंशनल फार्मूला फिर से ML2A-2T-3 और A का L2। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी, m की पावर -1, L की पावर 2 4, और ऊपर गई माइनस की 4 और प्लस की 1 घट जाएगी, तो ML-3A2 ये प्लस हो जाएगी और ये भी प्लस हो जाएगी, T3 ये आ गई M-1 L-3A2 T3। ओके, अब फ्रेंड्स जो छोटा सिग्मा आया है इज इक्वल टू 1/रो, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, चूँकि रो का एक अन्य फार्मूला E/J अभी हमने रीड किया है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रो इज इक्वल टू E/J, यहाँ पर रो की जगह पे रख देते हैं, तो छोटा सिग्मा क्या निकल आएगा, छोटा सिग्मा इज इक्वल टू 1/E/J, ये J ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, J/E, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इस गुणा करेंगे तो J कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E, कितना आ जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा E।
दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये रिलेशन है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्या है फ्रेंड्स, ये है इसके बीच रिलेशन। ये इसकी है डायमेंशनल फार्मूला, ये है इसकी यूनिट और ये है इसका फार्मूला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल फर्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is R ohm. Resistance of a wire is R ohm if it is stretched to n times of its original length if it is stretched to n time of its original length, then new resistance will be चार ऑप्शन लिख रहे हैं, आप ट्राई करेंगे। NR B N स्क्वायर R C N बाई R D N स्क्वायर बाई R। ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। कहा गया फ्रेंड्स R ओम का कोई रेजिस्टेंस है और उसको स्ट्रेस्ड कर दिया गया, खींच दिया गया है, ओरिजिनल लेंथ का n गुना खींच दिया गया है। इट इज स्ट्रेस्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसकी प्रारंभिक लंबाई का कितना खींच दिया गया है, n गुना खींच दिया गया है। तो ज्ञात करो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। क्या पूछा गया है, ज्ञात करो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम मान लेंगे कि वायर की जो प्रारंभिक लेंथ और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो L और A है। खींचने के पश्चात ये हम माने L डैश और A डैश हो जाती हैं और इनिशियल रेजिस्टेंस इसका R है। सॉल्यूशन, लेट द ओरिजिनल length and cross sectional area of wire R L and A। लेंथ हमने L मान ली और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी A मान ली। आफ्टर stretching they become L dash and A dash respectively। और हम मान लेंगे इनर्शियल इसका जो रेजिस्टेंस है, लेट
inertial resistance of wire is equal to R। इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू हमने R माना है। ओके फ्रेंड्स, जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। इन केस ऑफ स्टिचिंग वॉल्यूम रिमेन सेम इन बोथ कंडीशंस। खींचने से पहले यानी बिफोर वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्टिचिंग। इन केस ऑफ स्टिचिंग, in case of stretching volume remain same in both conditions, so volume before stretching is equal to volume after स्टिचिंग। यानी फ्रेंड्स, जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। इसको ऐसे भी समझ लें कि मास ऑफ वायर रिमेन सेम इन बोथ केस। ऐसे समझ लें कि वायर का जो मास है वो तो दोनों स्थितियों में सेम ही रहेगा। खींचने से पहले जितना मास है और खींचने के बाद उतना ही मास होगा। अर्थात मास ऑफ वायर रिमेन सेम बिफोर स्टिचिंग मास एंड आफ्टर स्टिचिंग मास सेम रहेगा। तो मास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मास की जगह पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आफ्टर स्टिचिंग। डेंसिटी ऑफ वायर रिमेन सेम इन बोथ केस, सो डेंसिटी हट जाएगी तो वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग। वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस वायर के वॉल्यूम की जगह पे हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर स्टिचिंग एंड लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया आफ्टर स्टिचिंग। और डेंसिटी ऑफ वायर रिमेन सेम इन बोथ केस, सो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम जो वायर का है वो पहले खींचने से पहले और खींचने से बाद वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग पहले वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम की जगह पे हम लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हैं। तो लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे L और क्रॉस सेक्शनल एरिया थी A। खींचने से पहले लेंथ थी L, क्रॉस सेक्शनल एरिया थी A। आफ्टर स्टिचिंग दे बिकॉम हो गए थे L डैश इंटू A डैश। ओके, इसको इधर लाएं, A अपान A डैश इज इक्वल टू L डैश अपान L। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इट इज स्ट्रेस्ड टू एन टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी खींचने के पश्चात उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी है। आफ्टर स्टिचिंग द लेंथ ऑफ वायर, आफ्टर स्टिचिंग द लेंथ ऑफ wire is equal to n time of its original length, n time of its original length। तो यहाँ पे फ्रेंड्स L डैश यानी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू L। L डैश हमारी कितनी हो जाएगी? आफ्टर स्टिचिंग द लेंथ ऑफ वायर हमने माना है L डैश, वो कितनी हो जाएगी? N इंटू L, यानी प्रारंभिक लेंथ की कितनी हो जाएगी? N गुनी हो जाएगी। प्रारंभिक लेंथ की N गुनी हो जाएगी, N टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो
एल डैश अपॉन एल इज इक्वल टू एन। इसे इक्वेशन हमने सेकेंड बना दिया। एल अपान एल डैश का मान है एन और एल अपान एल डैश अपान एल इक्वल है ए अपान ए डैश के। तो यानी देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट में ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपान एल और इसका मान निकला है एन। क्या निकला है? सो ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एल डैश अपान एल इज इक्वल टू एन। कह सकते हैं ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। फ्रेंड्स, जो चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डन नॉट डिपेंड्स शेप और साइज, यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आफ्टर स्टिचिंग, यानी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वो मोटा है, पतला है, कितना नहीं है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर रिमेन्स सेम। सो बिफोर स्टिचिंग रो, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? रो बिफोर स्टिचिंग रो बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू रो आफ्टर स्टिचिंग। रो की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर ए अपॉन एल। रो हमारा कितना है? आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू आफ्टर स्टिचिंग। आफ्टर स्टिचिंग रेजिस्टेंस हमने माना आर डैश हो गया और ए हो गया ए डैश, एल हो गया एल डैश। खींचने के पश्चात इसकी ये पोजीशन हो गई। रेजिस्टेंस को हमने आर डैश मान लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश हो गई, लेंथ कंडक्टर की एल डैश हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करो, आर डैश ए डैश एल इज इक्वल टू एल डैश आर ए, यही तो होगा। हमें क्या निकालना है? आर डैश आफ्टर स्टिचिंग रेजिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा? तो आर डैश इज इक्वल टू एल डैश अपान ये एल इसके नीचे गया, ए अपान ये ए डैश इसके नीचे गया, ए डैश इंटू आर। एल डैश के नीचे ये एल गया और इस ए के नीचे ए डैश गया। आर डैश हमने निकाला। एल अपान एल डैश, ए अपान ए डैश के मान कितने हैं? एन। ए अपान ए डैश, एल डैश अपान एल, दोनों के मान कितने हैं? सेम है, एन है। तो दोनों की जगह पे एन एन रखो, एन इंटू आर। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। आर डैश मेरा कितना आ गया? एन स्क्वायर आर। दस द न्यू रेजिस्टेंस विल बी एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आर डैश क्या है? न्यू रेजिस्टेंस विल बी एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो नया प्रतिरोध आया है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना होगा। कितना होगा? एन स्क्वायर गुना होगा। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये फार्मूले की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा? फार्मूले की तरह कार्य करेगा एन के मान बदलने से। मान लो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन लिखा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, if resistance of a wire 10 ohm it is stretched to n की जगह पे हम लिख दें 4 times of its original length। n का मान कितना है? 4 and 4 times of its original length then new resistance will be। तो हम क्या लिख देंगे? हमें फार्मूला पता है r डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। n की जगह पे 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 10, 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 160 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 160। यानी इस प्रकार से n के मान बदलने से इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, कह दे 100 ओम है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 100 ओम इट इज स्ट्रेच्ड टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। अब की बार यानी जितनी बार कहे n का मान बदल के हम यहाँ पे रखेंगे और हमें रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। इसे याद रखेंगे, एन स्क्वायर आर।
फ्रेंड्स बोर्ड पे एक सवाल है, इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। किसी तार को स्ट्रेच्ड किया जाता है 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ का 10% स्ट्रेच्ड कर दिया जाता है, तो कहता है न्यू जो नया रेजिस्टेंस है उसका परसेंटेज क्या होगा। नए रेजिस्टेंस क्या परसेंटेज हमसे पूछा गया। तो हम फ्रेंड्स इसमें भी मान लेंगे इसकी जो लेंथ, वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो प्रारंभिक L और A है। खींचने के पश्चात उसकी लेंथ L डैश और क्रॉस सेक्शनल एरिया A डैश हो जाती है। सॉल्यूशन, लेट ओरिजिनल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर आर L and A after stretching the length and cross sectional area of the wire become L dash and A dash. Let initial resistance of wire is R ohm. इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ओम। अब फ्रेंड्स कहता है 10% जो इसकी खींचने के पश्चात जो लेंथ है वो प्रारंभिक लेंथ की 10% कर दी जाती है। आफ्टर स्टिचिंग द लेंथ ऑफ वायर, आफ्टर stitching the length of wire, after stitching the length of wire is equal to L plus 10% of L। यही तो आफ्टर स्टिचिंग द लेंथ ऑफ वायर यानी L डैश कितना हो जाएगा, L प्लस L का 10%, तो L प्लस 10% ऑफ L कितना हो जाएगा, L इंटू 10/100। एक जीरो से एक जीरो गया, 10 1, तो L डैश इज इक्वल टू 11L/10, या यूँ लिख लें L डैश अपॉन L का मान हमने निकाल लिया 11/10। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। L/L डैश का मान हमने निकाल लिया। फिर फ्रेंड्स वही कहानी, वॉल्यूम जो वायर का है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, देयर इज नो चेंज ऑफ द मैटर ऑफ द वायर, सो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। यानी बिफोर स्टिचिंग, वॉल्यूम बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्टिचिंग। इन केस ऑफ स्टिचिंग, volume remain same. In case of stretching, volume remain same. In case of stitching, volume remains same, so volume before stitching is equal to volume after stitching. Before stitching is equal to volume after स्ट्रेचिंग। बिफोर स्टिचिंग वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो
ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश। आफ्टर स्टिचिंग दे ये हो गए हैं ए डैश और एल डैश, तो यहाँ से ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एल अपान एल डैश हमने निकाल लिया, और एल अपान एल डैश का मान कितना है 11/10। तो एल अपान एल डैश की जगह पे हम लिख देंगे 11/10 बाई इक्वेशन फर्स्ट, और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो ए अपान ए डैश इज इक्वल टू एल अपान एल डैश, ये कितना आ जाएगा एल डैश अपान एल। ए अपान ए डैश एल डैश अपान एल इक्वल किसके है 11/10। इन ये दोनों जो वैल्यू हैं ये 11/10 के फ्रेंड्स इक्वल हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वायर का वो भी दोनों स्थितियों में सेम रहेगा, यानी बिफोर फ्रेंड्स ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। बिफोर स्टिचिंग रो बिफोर स्टिचिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है रो बिफोर स्टिचिंग इज इक्वल टू रो आफ्टर स्टिचिंग। आफ्टर स्टिचिंग रो की जगह पे हम लिखेंगे आर ए अपान एल इज इक्वल टू आर डैश ए डैश अपान एल डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुणा करेंगे तो एल आर डैश ए डैश इज इक्वल टू आर ए एल डैश। ओके, हमें आर डैश निकालना है, तो आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू ए के नीचे ए डैश आएगा ए अपॉन ए डैश इंटू एल डैश अपॉन एल। ठीक है, ए अपॉन ए डैश एल डैश अपॉन एल दोनों के मान है 11/10। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर 11/10 इंटू 11/10। तो ये आर डैश कितना आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 11 से 121/100 आर, ये हमारा आर डैश का मान आ गया। आर डैश इज इक्वल टू 121/100 आर। फ्रेंड्स ये आर डैश आया और इनिशियल रेजिस्टेंस हमने आर माना है, तो इसमें चेंज कितना आया, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डेल्टा आर कितना हो जाएगा आर डैश माइनस आर। आर डैश में से आर को घटा दें तो आर डैश है 121R/100 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा 21R/100। ये तो 21/100, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा R/R इंटू मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज ऑफ न्यू रेजिस्टेंस यही तो होगा डेल्टा R/R इंटू मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है, ये आया है डेल्टा आर 21R/100 और अपॉन आर इंटू मल्टीप्लाई 100। इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 21%। इस डेल्टा आर की जगह पे ये मान रखेंगे, तो ये आर से ये आर कट जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 21%। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।